Hello everyone, I am Jatin and today we are solving DPP number 6 of kinematics. So guys, in the DPP number 6, we are covering the topics that we have covered in lecture number 6. तो हमने lecture number 6 में क्या क्या किया था? 2D प्लेन पे हमने देखा था पूरी थ्योरी पार्ट और उसमें कोई प्रॉब्लम भी देखे थे और प्रोजेक्टल मोशन देखा था। इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टल देखा था सिर्फ, ठीक है। बाकी जो प्रोजेक्टल फ्रॉम सम हाइट और इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टल है वो लेक्चर नंबर 6 और 8 7 और 8 में आएगा, तो हम तब देखेंगे। अब हम डीपीपी 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है जो कि थोड़ा हार्ड होगा, तो हम उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। फॉर मोर हेल्प प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको मैं एक्टिव मिलूंगा। एक दो मेंटर्स हैं, नीट के भी मेंटर हैं, जेई के भी मेंटर्स हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। और लिमिटेड लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 50-60 लोग हैं, तो ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। एंड द प्रॉब्लम इज अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a इन द y डायरेक्शन। एक चीज तो समझ में आ गई कि a जो है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में नहीं है, ओके। एंड इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, x कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी निकालना है, ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको dy बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा dy बाई dt। और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और 2x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा, ओके, अंडरस्टैंड। क्या होगा, अब मेरे को पता है कि जो dy बाई dt है वो तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, और जो dx बाई dt है वो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली लिखना चाहूँ तो ये होगा 2bx इंटू डी एक्स बाई डी टी, जिसमें क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू है, 2 और b दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू है, x और dx बाई dt ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि ये तो x हो गया कोऑर्डिनेट और ये हो गया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx जो हमें निकालना है, ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक और बार कर दूं, तो ये dy बाई dt की जगह क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dy बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ये जो 2b होगा वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा, क्योंकि x और डी एक्स बाई डी टी दोनों ही वेरिएबल है। तो यूवी रूल क्या होता है कि u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट, मतलब v को जैसा है वैसे ही रख देंगे, प्लस v का डिफरेंशिएशन और u कांस्टेंट, यही होता है यूवी रूल जब भी हम डिफरेंशिएट करने में लेते हैं। तो हमने क्या किया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt आना है, और ऑलरेडी एक बार dx बाई dt है तो dx बाई dt का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx बाई dt का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर मैं x को वैसा ही रखूं और dx बाई dt का डिफरेंशिएट करूं तो ये d2x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखूं, देखो पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो जो d2y dt स्क्वायर है मेरा वो एक्सेशन इन y डायरेक्शन है। अब मेरे को पता है जो मेरा एक्सेशन लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, a के, ठीक है, क्योंकि जो a है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है। और इक्वल टू क्या है, 2b। और जो dx बाई dt है वो क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। प्लस अब जो d2x बाई dt स्क्वायर है वो क्या है, एक्सेशन इन x डायरेक्शन है, जिसकी वैल्यू तो 0 है। हमें पता है कि जो एक्सेशन वो सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में बिल्कुल भी एक्सेशन नहीं लग रहा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा बचा कितना पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बचा। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को vx की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ से vx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो vx का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 2b के, ठीक है। और vx की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अंडर रूट में a बाय 2b। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड गोस 20 मीटर ड्यू ईस्ट, 35 मीटर ड्यू वेस्ट एंड फाइनली 25 मीटर ड्यू साउथ। देखो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है कि इधर ऐड कर लेते हैं कि 5 मीटर नॉर्थ भी गया था, है ना, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए। तो देखो मैंने पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ऊपर वाली नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है, एंड
लेफ्ट साइड वाली वेस्ट है। तो मैं इसको आई कैप बोलता हूँ, इसको जे कैप बोलता हूँ नॉर्थ वाली को, ठीक है। ये माइनस का आई कैप है और ये माइनस का जे कैप है। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ कि ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है, मैं इस पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक वाइट पेन ले लेते हैं। तो वाइट पेन से देखते हैं कि पहले मैं ईस्ट डायरेक्शन में गया 20 मीटर, तो 20 मीटर ईस्ट गया, तो मैं किसी पॉइंट क्यू पे आ गया। तो ये पी क्यू की लेंथ कितनी है 20। देन मैं 5 मीटर नॉर्थ गया। कहाँ गया 5 मीटर नॉर्थ। तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गया 5 मीटर, ये 5 है, और मैं आर पॉइंट पे आ गया। देन 35 मीटर ड्यू वेस्ट। तो अगर मैं 35 मीटर वेस्ट जाऊंगा तो आर, ये अगर पॉइंट एस है तो ये 35 होगा। ओके, टोटल, ये टोटल लेंथ कितनी होगी 35 होगी। देन आई एम गोइंग 25 मीटर ड्यू साउथ। तो 25 मीटर में साउथ जा रहा हूँ। तो ये टी पॉइंट हो गया। तो ये टी पॉइंट जो है वो मेरा फाइनल पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से समझ में आया कि एस टी की वैल्यू कितनी है 25 मीटर। तो अब अगर मैं नेट निकालना चाह रहा हूँ कि नेट मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये कितनी लेंथ होगी, ये 20 है तो बचा हुआ कितना हो गया 15। ओके, और इस पॉइंट से अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ तो इतना सा पार्ट ये 5 हो गया और बचा हुआ पार्ट मेरा कितना हो गया 20 हो गया। तो मेरा पीटी की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल है। अगर मेरे को पीटी की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो देखो वैल्यू तो हर कोई निकाल लेगा कि ये 25 मीटर होगा। ओके, ये निकालना तो आसान है। तो ये तो 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ कि अगर ये मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, और ये वाली लेंथ 15 है और ये वाली लेंथ मेरी 20 है। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की बात करूं, तो ये एंगल मेरा क्या है थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी 20/15। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये 4/3 होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा होगा मेरा टेन इनवर्स ऑफ 4/3, जिसकी वैल्यू वैसे मेरे को पता है कि 53 डिग्री होती है, लेकिन जो मेरे ऑप्शन है वो टेन इनवर्स की वैल्यू में ही दे रखे हैं, तो मैं उसी में कंसिडर करूंगा। अब मेरे ऑप्शन जो है वो वेस्ट ऑफ साउथ है, वेस्ट ऑफ साउथ है, वेस्ट ऑफ साउथ है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा अभी भी इसमें गड़बड़ी है कि ये वेस्ट ऑफ साउथ ना होके दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ये साउथ ऑफ वेस्ट होगा, ठीक है। देखो अगर मैं अभी पी पॉइंट से बात करूं तो नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है, ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन क्या है वेस्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो अगर मैं थीटा वन के हिसाब से बात करूंगा तो थीटा वन साउथ ऑफ वेस्ट है। क्या है, साउथ ऑफ वेस्ट है, क्योंकि मैं वेस्ट डायरेक्शन से थीटा वन एंगल साउथ की साइड गया हूं, ठीक है, इसलिए थीटा वन साउथ ऑफ वेस्ट है। और अगर मैं इस वाले एंगल के हिसाब से बात करूँ थीटा टू के हिसाब से, तो थीटा टू वेस्ट ऑफ साउथ है, क्योंकि अब मैं साउथ की डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ थीटा टू एंगल। तो ये दोनों एंगल पॉसिबल है। तो थीटा वन की वैल्यू तो कितनी आई 53 डिग्री, और थीटा टू की वैल्यू कितनी होगी 37 डिग्री, या फिर टेन इनवर्स ऑफ 3/4 डिग्री। देखो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत बार काम आता है डायरेक्शन निकालने में, ठीक है। तो टेन इनवर्स 3/4 डिग्री। तो मेरे दो आंसर पॉसिबल हैं, क्या क्या, कि थीटा वन की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स ऑफ 4/3, ये तो हो गया साउथ ऑफ वेस्ट, और ये टेन इनवर्स ऑफ 3/4 वेस्ट ऑफ साउथ। तो मेरे दो आंसर पॉसिबल है। ओके, तो ऑप्शंस में कुछ कुछ गड़बड़ी थी और क्वेश्चन में भी गड़बड़ी थी, तो एक तरह से पूरे क्वेश्चन में ही थोड़ी गड़बड़ी थी। 3/4 वेस्ट ऑफ साउथ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि 25 मीटर एट टेन इनवर्स एंगल और वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। या फिर इसका एक आंसर ये भी हो सकता था कि 25 मीटर 25 मीटर टेन इनवर्स ऑफ 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये दो आंसर में पॉसिबल थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। And the question is the position vector of a moving particle is given to me. Okay,
ए आई कैप प्लस 4t² जे कैप माइनस t³ के कैप। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ए आई कैप है और प्लस 4t² जे कैप माइनस t³ के कैप। तो यहाँ पे जो ए है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये आर एक्स हो गया, ये आर वाई हो गया और ये आर जेड हो गया। ओके, अब अगर मेरे को निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो मैं अगर आर वेक्टर निकाल लूं एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मेरी क्या वैल्यू आएगी? आर वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा? ए आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का के कैप। तो ये तो हो गया मेरा आर वन वैक्टर जो कि इनिशियल वैल्यू है। देन आर वेक्टर एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो आर टू वैक्टर जो आएगा मेरा सेकंड पोजीशन आएगी, वो आएगी ए, तो वही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो 9 9 4 36 होगा, तो प्लस का 36 जे कैप, और देन अगर मैं वापस से यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये 27 हो जाएगा, देन माइनस का 27 के कैप। अब मेरे को क्या कर निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या होता है? डेल्टा आर वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। अगर मैं इसमें से इस वाले को माइनस करूंगा तो ए वैक्टर से ए वैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, 36 में से 4 माइनस करेंगे तो 32 आई कैप आएगा, वो 32 जे कैप आएगा। ठीक है, और माइनस 27 में से माइनस के करेंगे तो प्लस माइनस का 26 आएगा। ठीक है, माइनस का 26 के कैप। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम इज गिवन टू अस। तो वी वेक्टर हमको गिवन है जो कि है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ओके, अब ये मेरे को मीटर पर सेकंड में गिवन है, पहले देख लो कि मीटर पर सेकंड में मेरे को गिवन है। अब मेरे को बोला है एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 2 मीटर 4 मीटर। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखो, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये मेरे किसी भी काम के नहीं है। ओके, मतलब यस, ठीक है, किसी भी काम के नहीं है। तो मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है कि ए वेक्टर जो है वो डी वी बाई डी टी होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। ओके, आई नो दैट। तो मैं क्या करूंगा? मैं वी एक्स को और वी वाई को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ए एक्स और ए वाई निकाल लूंगा। ओके, तो अगर मैं ए एक्स निकालना चाह रहा हूँ तो ए एक्स विल बी डी वाई डी टी। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है तो थोड़ा लाइट ले लेते हैं। डी वाई डी टी ऑफ 2t। तो अगर मैं 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। ओके, और ए वाई को अगर मैं करूँ तो डी वाई डी टी 3t²। अगर मैं 3t² को करूँ तो ये 60 आएगा। तो मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू आ गई क्या? 2 आई कैप प्लस 60 जे कैप। मेरे को क्या करना है कि ए वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है। तो मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो यू वेक्टर की वैल्यू में वो गिवन है, क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। देन मेरे को क्या बोला है कि एन एक्सेशन ऑफ, ये मेरा ए वेक्टर है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो मेरे को वी वेक्टर निकालना है। पहले वी वेक्टर निकालना तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, मेरे को स्पीड निकालनी है तो मैं मॉड ऑफ वी वेक्टर निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो ये होगा कि वी वेक्टर कैलकुलेट करो। मेरे को ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर क्या है? 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, मेरे को ये गिवन है, और मेरे को टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो मेरे को सारी चीज तो गिवन है। मेरे को पता है वी वेक्टर क्या होता है? वी वेक्टर होता है यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। अगर मैं 2D में बात करूंगा तो वेक्टर लगा दूंगा, तो वी वेक्टर क्या होगा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप जो कि यू वेक्टर है मेरा। ठीक है, प्लस ए वेक्टर की वैल्यू क्या? 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप इंटू 10, जो मेरी टाइम की वैल्यू है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस 3 जे कैप हो जाएगा, और इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो आई कैप में आई कैप को जोड़ेंगे और जे कैप में जे कैप को जोड़ेंगे तो 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका मैं मॉड लूंगा तो 7 रूट 2 विल बी माई करेक्ट आंसर, 7 रूट 2 मीटर
सॉरी, यूनिट विल बी माई करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू गिवन, मेरे को गिवन है v वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, k x सॉरी y I कैप है, k y I कैप प्लस x j कैप। ठीक है, मेरे को ये गिवन है, यहाँ पे k एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं कि v वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा k y I कैप प्लस के एक्स जे कैप। तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। अब मेरे को पता है जो आई कैप के संग पार्ट होता है वो वी एक्स होता है, और जो आई के दूसरा वाला पार्ट होता है वो वी वाई होता है। ठीक है, तो मेरे पास वी एक्स की वैल्यू है, क्या है वी एक्स की वैल्यू, के वाई, और वी वाई की वैल्यू है क्या है, के एक्स। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो वी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होगा, अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब अगर मैं वी एक्स वाई वी वाई निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, डी एक्स वाई डी वाई आएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास निकल के आया कि डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू के वाई बाई के एक्स होगा, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बाई एक्स आ जाएगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या आएगा, वाई इंटू डी वाई, वाई इंटू डी वाई। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वो कांस्टेंट है, नेगेटिव वो पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। Three projectiles A, B, C are thrown from the same point in the same plane. Their trajectories are the shown in the figure. देखो ट्रेजेक्टरी देख के ये पता चल रहा है कि उनकी जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स है वो इक्वल है, एच मैक्स इक्वल है तीनों की, ये समझ आ रहा है। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं, एच स्क्वायर बाय टू जी साइन साइन थीटा, यही होता है, एच स्क्वायर बाई टू जी साइन थीटा होता है वैल्यू, अगर हम निकालना चाहें तो एच मैक्स, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। सॉरी, यू स्क्वायर होता है, सॉरी गलत फॉर्मूला लिख दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी होता है। ठीक है, अब बिकॉज ऐसा बोल दिया कि ये तीनों इक्वल है, ए के लिए बी के लिए सी के लिए, तीनों के लिए इक्वल है। तो अब मैं बात करूं कि अगर मैं इसको रखना चाहूं कि ये यू ऑफ वाई है, यू ऑफ वाई है, क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को मैं यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ विद द एंगल थीटा, तो ये यू एक्स होता है और ये यू वाई होता है। यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू साइन थीटा होती है, और यू एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा होती है, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, है ना। तो यू साइन थीटा सबके लिए इक्वल रहेगा, तो यू वाई तीनों के लिए इक्वल है, तो यू वाई ऑफ ए इज इक्वल होगा यू वाई ऑफ बी इज इक्वल होगा यू वाई ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से पता चला कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को भी मैं टू यू यू वाई में लिख सकता हूँ, तो यू वाई तो तीनों के लिए इक्वल है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों के लिए इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल थ्री। ठीक है, अब मैंने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के इक्वल है, लेकिन रेंज जो है वो सी के लिए ज्यादा है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज जो है वो डिपेंड करती है यू एक्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट पे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो तीनों के लिए इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि यू एक्स जो है वो सी के लिए सबसे ज्यादा होगी, बी के लिए उससे कम होगी क्योंकि बी की रेंज उससे कम है, और ए के लिए सबसे कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होगा, अंडर रूट में यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, यही होगा। अब यू वाई तो तीनों के लिए इक्वल है, तो यू एक्स के हिसाब से ही यू डिसाइड होगा। इसका मतलब कि यू ऑफ सी विल बी मैक्सिमम फॉर, और यू ऑफ बी कम होगा और यू एफ इज सबसे कम होगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज लार्जेस्ट फॉर सी, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसका मतलब
सारे ऑप्शन करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड यू ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो क्या बोला है कि मैं अगर किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, तो एट मैक्सिमम पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी मेरे को मिल रही है, उसकी जो स्पीड मेरे को मिल रही है, वो √3/2 यू मिल रही है। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है कि एट मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे तो इसके बाद दोनों कंपोनेंट होते हैं। अगर ये इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है इस तरीके से, तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, यू आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, यू आई की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, वो उतना ही बना रहता है। अभी हमारे पास एट मैक्सिमम हाइट ओनली और ओनली यू एक्स बचा, जिसकी वैल्यू क्या है, √3/2 यू है। ओके, तो इससे पता चला, मेरे को पता है कि यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा, और दैट इज इक्वल टू क्या है, √3/2 यू के। ठीक है, तो यू से यू कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री के लिए √3/2 आता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे को बताना है इट्स रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन इस, तो रेंज की वैल्यू क्या आती है, रेंज आता है मेरा u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यही होती है रेंज। तो u² साइन थीटा की जगह 30 रखेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय जी, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2 sin 60 की वैल्यू √3/2 u² बाय जी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज एबल टू थ्रो अ बॉल वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर। देख, एक जो स्टूडेंट है वो वर्टिकली किसी बॉल को इतनी हाइट पे फेंक पा रहा है, तो जब भी हम वर्टिकली फेंकते हैं तो एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है, वर्टिकली फेंकने पे u² बाई 2g आती है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, u²बाई 2g साइन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं, तो क्योंकि वर्टिकली फेंक रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू में वो गिवन है क्या, 40 मीटर। तो यहाँ से पता चल गया कि u² इज इक्वल टू क्या होगा, 40, और 2g की वैल्यू क्या होगी, g को अगर मैं 10 मान लेता हूँ, जी को अगर मैं 10 मान लेता हूँ, तो ये 20 हो गया, इसका मतलब ये 800 आ गया। तो u² की वैल्यू आ गई मेरे पास 800। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द बॉल इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो, अगर मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करनी है, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस से फेंकने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 45 डिग्री के एंगल का यूज करते हैं। जब भी अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए होती है 45 डिग्री, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, रेंज का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, u²sin 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि रेंज की वैल्यू क्या आएगी, तो रेंज की वैल्यू निकालना सिंपल है। sin 2 थीटा की जगह तो हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे, और रेंज की वैल्यू आएगी u²बाई जी। अब u² की वैल्यू क्या है, 800 है मेरे पास, तो 800/10 होगा, तो आंसर आएगा मेरा 80 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस g/2 x²। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, मेरे को पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो होती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस का g/2u² cos² थीटा, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंपेयर करके डायरेक्टली, अगर मैं इसको √3x है, और यहाँ पे g(x²), यहाँ पे x² भी आएगा, g(x² डिवाइडेड बाय 2 cos² थीटा की जगह नॉर्मली मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू होगी √3। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ डायरेक्टली, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो √3 आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर मुझसे पूछ लेता कि यू की वैल्यू भी निकालो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि u² cos² थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू तो 60 है, तो u² अगर मैं cos 60 रखूँ तो हाफ होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4। ठीक है, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मेरे को निकालने बोलता है, वैसे इसमें दिया नहीं है, तो u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड आ जाता, नहीं निकालना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज, इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ पार्टिकल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट। ओके, तो हमें गिवन है कि r मैक्स की वैल्यू क्या होती है,
हमें पता है कि आर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, एंड इफ आई एम पुटिंग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, या मेरा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री है, उस केस में ये मेरे मैक्सिमम होती है। तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या आता है? यू स्क्वायर बाय जी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। हमें पता है कि एच मैक्स का वैल्यू क्या होती है, एच मैक्स होता है हमारा यू स्क्वायर बाय 2g होता है। ठीक है, क्योंकि एच का फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और फॉर मैक्सिमम हाइट हमारा जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, तो यू स्क्वायर बाय 2g आता है। अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहूँ तो मेरे पास आया कि जो एच मैक्स है वो आर मैक्स का हाफ है। ठीक है, तो r बाई 2 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉल इज थ्रोन एट अ डिफरेंट एंगल विद द सेम स्पीड u फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, मैं सेम पॉइंट से और सेम स्पीड से अलग अलग एंगल पे बॉल को फेंक रहा हूँ। इट हैज द सेम रेंज इन बोथ केस। तो ये तो सिंपल है, देखो मैंने बोला कि R1 और R2 दोनों इक्वल है। अगर मैं अलग अलग एंगल पे फेंक रहा हूँ, मान लो ये θ1 एंगल पे था और ये θ2 एंगल पे था, और दोनों के लिए जो वेलोसिटी है वो u है, और सेम पॉइंट से मैं फेंक रहा हूँ, तो r का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर मैं किसी बॉल को दो अलग अलग केस में फेंकता हूँ, दो अलग अलग केसेस में फेंकता हूँ, तो जो एंगल होंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे। मतलब कि जो θ2 होगा और जो θ1 होगा, उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल होने चाहिए। मतलब θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस θ1 इन जनरल अगर बात करें तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 θ1 बाय जी। ओके, एंड R2 का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी। ठीक है, अब रेंज तो इक्वल है और यू भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। अब एच के लिए हम क्या करना होता है, हमें अगर हाइट निकालनी है तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, ये हो गया h1, और अगर मैं h2 की बात करूँ तो वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय जी। और अगर साइन थीटा 2 की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा 1 रखूँ, तो मेरा जो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो h2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 1, क्योंकि मैंने 90 माइनस थीटा 1 रखा है यहाँ पे, तो ये कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय जी। अब अगर मेरे को H1 और H2 का रिलेशन देखना है तो क्या होगा, H1 और H2 को अगर मैं सम कर देता हूँ, अगर मैं H1 प्लस H2 कर देता हूँ, तो यू स्क्वायर बाई जी तो दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी ऑलरेडी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी भाई करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, यू स्क्वायर बाई जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन विद द सेम स्पीड, विद द स्पीड्स u एंड u by 2 रेस्पेक्टिवली। बोथ द बॉल्स कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब जो R1 और R2 है वो दोनों के लिए इक्वल है, रेंज इक्वल है। ठीक है, एक को मैं u वेलोसिटी फेंक रहा हूँ, एक को मैं u by 2 वेलोसिटी फेंक रहा हूँ। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल b इज 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो मैं मान लेता हूँ ये बॉल a है, ये बॉल b है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, तो इसके लिए मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखते हैं। मेरे को पता है कि r का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं बात करूं कि आर ए क्या होगा, आर ए होगा यू स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा ही रख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय जी। और अगर मैं बात करूं कि आर ऑफ बी क्या होगा, तो आर ऑफ बी में क्या होगा, पहले तो यू की जगह यू बाई 2 रखेंगे तो यू स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, और साइन 2 थीटा की जगह साइन 30 डिग्री रखेंगे, थीटा होगा 15 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू होगी 30, तो साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है हाफ, तो यू स्क्वायर बाई 8 जी आ गया। अब आई नो दैट आर ए इज इक्वल टू क्या है, आर ए इज इक्वल टू क्या है, आर बी। तो मेरे पास आया कि जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या है, 1/8 है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ 1/8। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/8। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
At what angle to the horizontal should a ball be thrown so that its range r is related to time of flight t such that r is equal to 5t square? तो हमें एंगल निकालना है. ओके, इजी क्वेश्चन है. r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और t का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर. ओके, तो u स्क्वायर होगा, साइन 2 थीटा होगा, डिवाइडेड बाय g होगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर. तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, ठीक है. जी एक कैंसिल हो रहा है. ओके, अब ये साइन 2 थीटा है जो, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है. तो 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहा है. साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल हो रहा है, वो बच रहा है, ठीक है. तो मेरा बच के क्या आया? मेरा आया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और जी की वैल्यू मेरे को 10 लेनी है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया. मेरे पास आया कि 10 थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. इफ अ रेंज ऑफ अ गन विच फायर्स अ सेल्स द मजल स्पीड v इज r, ठीक है. तो r मेरी रेंज है और v से मैं फायर कर रहा हूँ, तो v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g होगा, ठीक है. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि एक गन को मैंने इस तरह से फायर किया, और वो जो मजल है वो इस तरीके से जा रही है. ओके, इसकी रेंज आर है, वी वेलोसिटी से मैंने किया है. तो मेरे को निकालना है थीटा की वैल्यू क्या होगी. तो थीटा की वैल्यू, टू थीटा की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू जी डिवाइड बाई वी स्क्वायर. ओके, साइन टू थीटा की वैल्यू. ओके, तो टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ आर जी डिवाइड बाई वी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ आर जी डिवाइड बाई वी स्क्वायर. इजी है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. ओके, तो क्या हो रहा है? इस पॉइंट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे एक वॉल है. मेरे को नहीं पता उस वॉल की हाइट कितनी है, मैं मान लेता हूँ कुछ एच रही होगी. कितनी रही होगी? एच रही होगी. ओके, एंड जो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है वो इस वॉल के पीछे 4 मीटर दूर जाके गिर रही है. तो ये तो एक तो हो गया 8 मीटर. ओके, एंड ये हो गया मेरा 4 मीटर इतना. और जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो इस तरीके से आ रहा है. ऑब्वियस मिड पॉइंट रहा होगा, वो तो बीच में रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में, कुछ इधर, ठीक है. तो कुछ कुछ इस तरीके से मेरा प्रोजेक्टाइल गया होगा, मान लेते हैं. अब मेरे को पता है कि जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है वो बोलती है कि y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर. अब यहाँ से मैं रेंज तो बता ही सकता हूँ ना. रेंज कितनी है? 8 + 4, टोटल रेंज तो वही है 12 मीटर. और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 8. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस कोऑर्डिनेट की, अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से 0 0 में मान लेता हूँ, और ये एक्स वाई है, तो ये क्या होगा? अगर मैं इसको हाइट एच मानूं, तो 8 एच होगा. अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? 8. टेन थीटा की वैल्यू मेरे को गिवन है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 12. तो अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 हो जाएगा. 10 45 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/3. ओके, 1/3 होगा. 4/12 होगा, 1/3 होगा, कैंसिल आउट होगा, तो 8/3 विल बी माई करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. थ्री पार्टिकल्स ए बी सी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट. ओके, एंड हमें क्या करना है? विद द सेम इनिशियल स्पीड मेकिंग एट 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, तो तीनों की वेलोसिटी सेम है, तो u इक्वल टू यू बी इक्वल टू यू सी है. इतना तो पता चल गया कि तीनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेम है. और तीनों को सेम पॉइंट से फेंक रहा हूँ, लेकिन एंगल अलग अलग है. यानी थीटा ए की वैल्यू है 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री. थीटा बी की वैल्यू है मेरी 45 डिग्री.
और थीटा सी की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, तो पहला केस तो यहाँ आ गया कि क्या ए बी सी की रेंज इक्वल होगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं बात करता हूँ कि यू भी कांस्टेंट है, मतलब यू तीनों के लिए सेम है और जी भी सेम ही है, तो आर की जो वैल्यू है वो साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली। आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि इफ देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों की रेंज सेम होगी। तो एक तरह से देखें तो थीटा ए और थीटा सी जो है, उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो थीटा ए की मतलब ए की रेंज और सी की रेंज सेम होगी, और लेकिन बी की रेंज अलग होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ये भी गलत है, ए बी सी तीनों की अनइक्वल है, नहीं, ए और सी की सेम है। ओके, ए और सी की सेम है, बी की अलग है। तो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे भी मोर और लेस का कॉन्सेप्ट है, ये तो दोनों में ही करेक्ट है, मोर और लेस देखेंगे किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। अगर मैं बात करूं कि आर ऑफ ए की, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा होगा तो 60 डिग्री हो जाएगी अपॉन जी, जिसका आंसर आएगा यू स्क्वायर √3/2 या फिर 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 समथिंग कुछ आएगा, है ना, ऐसे मान लेते हैं। और अगर मैं आर ऑफ बी की बात करता हूँ तो 45 डिग्री एंगल रखूंगा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो यू स्क्वायर बाई जी बचेगा। तो अब तो ये तो हो गया यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है, ये तो हो गया यू स्क्वायर बाई जी, और ये यू स्क्वायर बाई जी, ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी, और ये है 0.8 यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि जो आर ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है आर ऑफ ए से। ठीक है, ये 0.8 टाइम है, ठीक है, और आर ऑफ सी और आर ऑफ ए इक्वल है, तो ये मेरे पास फाइनल कंक्लूजन निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बी गलत है, लेस नहीं है वो मोर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो सीधा पता है हमें, अभी अभी 5-6 बार क्वेश्चन कर लिए इसके, कि एक तो थीटा होगा और एक 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, वो तब जाके ये वर्क करेगा। अगर दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट T1 और T2 है, तो इनका रिलेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू आर। देखो, इसका मैं डायरेक्ट रिलेशन ऑलरेडी क्लास में लेक्चर में बता दिया था, ठीक है, फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ इसको, कि T1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2u साइन ऑफ थीटा बाय जी। ओके, एंड मैं दूसरी बात करता हूँ, T2 इक्वल टू होगा 2u साइन ऑफ थीटा, या फिर इसको ऐसे थीटा ना लिख के 90 माइनस थीटा होगा बाय जी। अब अगर मैं T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो T1 इंटू T2 इक्वल टू, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा। ओके, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ओके, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के संग 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर साइन 2 थीटा बचेगा, यही आएगा। अब देखो, मेरा आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता है आर का फॉर्मूला। तो अब अगर मैं इसको डायरेक्टली रिलेट कर दूं यहाँ से, तो मेरे पास आया 2r सॉरी 2r बाय जी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए। तो कौन सा मैच खा रहा है, तो यहाँ से पता चला कि जो T1 इंटू T2 का रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आर के। तो ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। A number of bullets are fired in the all possible direction with the same initial velocity। मैंने माना कि ये मेरा एक पॉइंट है जिससे मैं इस डायरेक्शन में भी फायर कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फायर कर रहा हूँ, इधर भी फायर कर रहा हूँ, इधर भी फायर कर रहा हूँ, इधर भी फायर कर रहा हूँ, मतलब पूरे सर्कुलर डायरेक्शन में फायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक पहले इधर जाके गिरेगी, एक इस डायरेक्शन में ऐसे जाके गिरेगी, एक इस वाली डायरेक्शन में इधर आके गिरेगी, एक आउटसाइड दी पेपर आगे गिरेगी, एक इनसाइड दी पेपर जाके गिरेगी, एक इधर जाके गिरेगी, मतलब एक तरह से अगर मैं इसकी वेलोसिटी सेम रख रहा हूँ, ठीक है, और उसका एंगल भी सेम ही रख रहा हूँ। ओके, तो अगर मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है, तो मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है, क्योंकि जो भी एक प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज होगी वो इस सर्कुलर के लिए रेडियस का वर्क करेगी, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में जाके गिर रही है ना। अगर मैं इक्वल रेंज के संग, एक इक्वल थीटा के संग और इक्वल वेलोसिटी के संग फेंक रहा हूँ, अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो तो इसी तरीके से होगा कि
ये मेरा इस तरीके से एक ग्राउंड है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस सेंटर पे इतने एंगल पे किसी को फायर करता हूँ, वो आके इस पॉइंट पे आके गिर रही है। अगर मैं इसका एंगल इस डायरेक्शन में कर दूँ 45 भी दूसरी डायरेक्शन में, तो वो इस पॉइंट पे आके गिरेगी। लेकिन ये वाली रेंज और ये वाली रेंज होगी तो इक्वल ही ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम है, वेलोसिटी सेम है, सेम उसी तरीके से तो एक ये सर्कल बन जाएगा। जिस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेंज के इक्वल होगा, जो भी रेंज आएगी। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम एरिया बोला है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेंगे ताकि मैक्सिमम रेडियस आ जाए। तो पाई आर स्क्वायर मेरा आंसर होगा, और पाई आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है यू स्क्वायर बाई जी। ओके, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर हो गया, तो पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारे से बोनस क्वेश्चन बचेगा। बॉल इज प्रोजेक्टेड टू अटेन द मैक्सिमम रेंज, तो एंगल हो गया 45 डिग्री। इफ द हाइट अटेन एच, एच है जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, तो रेंज क्या होगा? तो एच इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है बाई जी होता है ना, यही होता है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी आएगा, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 45 डिग्री रखना था एंगल, तो 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। अब यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 2h के इक्वल होगी। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू यहाँ से 2h के इक्वल होगी, तो ये 2h के इक्वल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2h। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस वाली डीपी पे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने देखा कि सारे के सारे 3 फॉर्मूले पे बेसिस हैं बस, और इसके अलावा ट्रेजेक्टरी का 1-2 क्वेश्चन आ रहा है और कुछ ऐसा नहीं आ रहा। ओके, प्रोजेक्टाइल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अब हम बोनस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। A ball is thrown with a velocity u, okay, making an angle theta with the horizontal। देखो एक एक लाइन को समझेंगे। मैंने माना कि मैंने इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया और मैंने अपनी बॉल को इस तरीके से फेंका एट द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड यू स्पीड। तो मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। और मैंने जैसे कि प्रोजेक्टाइल के बेसिक रूल्स पढ़े थे अभी अभी, तो मेरे को पता चला था कि जिस स्पीड से ये ऊपर जाता है उसी फाइनल स्पीड से ये नीचे आता है और उतने ही एंगल पे आता है। ये यू ही होगा और ये थीटा एंगल होगा, जितने में मैंने कुछ किया था उसको प्रोजेक्ट किया था। तो इसने बोला व्हेन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल फाई, ठीक है, v पे और फाई एंगल पे अगर आ रहा है तो उसका वापस से प्रोजेक्शन होगा, बाउंस होगी वो बॉल, जिसकी वेलोसिटी v/√2 हो जाएगी, लेकिन एंगल क्या है? सेम बना रहेगा। अब मैंने यहाँ पे देखा कि u से इसने नीचे आया, तो u/√2 से ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन एंगल जो है वो थीटा ही बना रहेगा। ओके, तो इसकी ये वाली चीज ऐसे थोड़ी कम हो जाएगी। फिर अब ये वापस जब आया, जब ये वापस आया तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u/√2 होगी, इससे ऊपर गया था। फिर ये वापस और हाफ हो जाएगा, तो u/√2 का √2 करेंगे तो u/2 हो जाएगा, वापस से एंगल थीटा रहेगा, फिर और कम हो जाएगा। तो ऐसे होते होते ये कम होता जाएगा, जैसे हमने लास्ट डीपीपी में भी एक क्वेश्चन किया था। तो ये कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब ये बहुत कम हो जाएगा और रुक जाएगी बॉल, ठीक है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं पहले केस में, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अगर मैं थीटा एंगल ही लेके चल रहा हूँ तो ये हो गया R1, ये R1 हो गया। R2 रेंज की बात करूं तो R2 रेंज क्या होगा? u/√2 का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा बाई जी, ये आएगा। अगर मैं R3 की बात करूं तो यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। फिर यू स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, फिर यू स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, और सिमिलर ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं टोटल रेंज की बात करूंगा, टोटल की, तो वो आएगा यू स्क्वायर बाई जी तो कॉमन निकाल लेंगे और साइन 2 थीटा भी कॉमन निकाल लेंगे, तो मैं वो बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, जैसे लास्ट टाइम किया था, और इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, इट बाउंस विद द v/√2, जो हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस? फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा जो होता है वो 45 डिग्री होता है। क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो हमें इस वाली एपी को खोलना, मैंने मतलब इस वाली सीरीज का फॉर्मूला उस दिन ही मैंने बताया था। अगर इन्फानाइट सीरीज है ये गलत है, यहाँ पे इन्फानाइट आएगा। इन्फानाइट तक जा रही है तो 1/a हो जाता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने वाले से,
तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस इस तरीके से जा रहा है। ए मेरा हाफ है यहाँ पे, क्या है? हाफ है। तो इसका जो समेशन आएगा वो 1/1 माइनस ए आएगा। तो 1/1 माइनस हाफ आएगा, जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू में 45 रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2u² जी। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2u² ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी के संग हमारी पूरी डीपीपी कंप्लीट होती है। गाइस प्लीज, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट अभी भी आ रहा है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और कोई भी फीडबैक देना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।